टू दी पॉइंट 21 जुलाई की दी हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और जो एडिटोरियल है उसको डिस्कस करेंगे। जो हमारी सबसे पहली आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो फ्रंट पेज पे है, दिस इज़ रिलेटेड टू GS2। देखिए, आपने काफ़ी टाइम से हम बात कर रहे थे कि जो ज़ुबैर है, मतलब जो ALT न्यूज़ को फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद ज़ुबैर, उनको उस बंदे को तिहाड़ जेल से निकाल दिया गया है। उसका रीज़न क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम जो है बेल उनको प्रोवाइड किया है, क्योंकि 6-7 ऐसे केस थे जिसके लिए उनको अंदर रखा हुआ था। एक में बेल मिल जाती थी, दूसरे में उनको घुसा देते थे। ठीक है जी। तो ये जो ज़ुबैर है, अब इसको बाहर निकाल दिया गया बंदे को। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी उसकी चार्जेस थे, ठीक है, जितने भी FIRs थे, उनको क्लब किया और उसको क्या किया है, शिफ्ट कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में। सो नाउ ही मे अप्रोच दिल्ली हाई कोर्ट टू क्वेश्चन मैनी प्रेजेंट और फ्यूचर केसेस रजिस्टर्ड ऑन द सेम इशू। एक ही इशू पे डिफरेंट जो FIRs हुई थी डिफरेंट एरियाज में, उन सब को क्लब करके दिल्ली हाई कोर्ट के पास पहुंचा दिया गया है। अब ये जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उनके पास ये अप्रोच कर सकते हैं कि वो जो केस है वो आगे बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। इस तरह से एक सिचुएशन ये बनी है। ठीक है जी। अब इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपने इसका आंसर बताना है। व्हाट इज़ द प्रोविज़न टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसी कौन सी प्रोविजंस हैं कि हम सेफगार्ड कर पाए ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नंबर 1, वाइल अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करता है, तो ये एक ऑटोनॉमी की तरफ लेकर चलता है। नंबर 2, द सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उनको सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही रिमूव कर सकता है। नंबर 3, द सैलरी ऑफ द जजेस आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट। Number 4, all appointment of the officers and the staff of the Supreme Court of India are made by the government only after consulting the Chief Justice of India. सो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, और आपने एक ऑप्शन बना के यहाँ पे बताना है 1 and 3, 3 and 4, 4 ओनली और D, मतलब 1 2 3 4, राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे बताओगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। एक अच्छा क्वेश्चन है, आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करनी है। अगर नहीं भी आता, एक बार टॉपिक पढ़िए और टॉपिक पढ़ने के बाद में आप कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। देखिए, हम बहुत टाइम से ये भी बात कर रहे थे कि जो श्रीलंका है उसमें जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो खाली हो चुकी थी, क्योंकि लोगों ने उस पर कब्जा लिया था, उसने लोगों ने, और वो जो बंदा था वो भाग गया था। अब भागने के बाद में कि दोबारा से इलेक्ट किसको करना था, तो इलेक्शन में हमने कल भी बात की थी कि जो रणील विक्रमसिंघे हैं, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, वो दौड़ में आगे थे। तो अभी उनको इलेक्ट कर दिया गया है, क्राइसिस हिट श्रीलंका में उनको इलेक्ट किया गया है। ऑब्वियसली कि उनके सामने बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको सॉल्व करना है। अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो ऑब्वियसली जिस तरह के हालात वहाँ पे चल रहे हैं, तो कोई भी चीज़ है वो दोबारा से हो सकती है। ठीक है, तो एक तो ये सेकंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट था। फिर उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है, चाइना म्यूलिंग न्यू हाईवे वाया अक्साई चीन। ये अक्साई चीन वाला पार्ट इतना डिस्प्यूटेड क्यों है, अक्साई चीन में प्रॉब्लम क्या है, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये जो चीज़ है, आपने पहले मैप देखना है। दिस इज़ नथिंग बट दी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब ये हमारा ही पार्ट होता था, लेकिन अभी बिकॉज के आफ्टर इंडिपेंडेंस के उन्होंने अटैक वगैरह किया और वहाँ पे जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब ये हम अपना ही मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो, वो ऑब्वियसली कि वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, इसको लेने के लिए हम पूरे प्रयास करेंगे, पूरा मतलब जो चीज़ें हैं वो करते हैं, लेकिन उतना ठीक है, सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पे आपको पता है कि किस तरह से है। सो नाउ दिस इज़ द आर पार्ट, ठीक है, ये हमारा वाला पार्ट है। एंड दिस इज़ नथिंग बट द साइचिन ग्लेशियर, हाईएस्ट बैटलफील्ड जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, एंड दिस एरिया इज़ नथिंग बट दी, ये जो एरिया है ये पहले पाकिस्तान के पास था, लेकिन पाकिस्तान ने एज अ गिफ्ट किसको दे दिया, चाइना को दे दिया। ठीक है, और इंडिया के सिर पे बिठाने के लिए। अब नाउ यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ अक्साई चीन विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय चाइना, जो कि इंडिया बोलता है। लेकिन अक्साई चीन के पीछे बात क्या है, अक्साई चीन के पीछे मतलब एक होता है ना बैकग्राउंड क्या है। देखिए, 2 लाइन्स हैं यहाँ पे, दोनों लाइन्स के बारे में हम बात करते हैं। तो 2 लाइन्स जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें, देखो एक तो लाइन जो है वो है जॉनसन लाइन और एक है मैकडोनल्ड लाइन। जो जॉनसन लाइन है वो ये दिखाता है कि जो अक्साई चीन है वो अर्स्ट वाइल जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, जो कि लद्दाख है अभी।
तो इंडिया मानता है कि ये मेरा है, क्योंकि इंडिया जॉनसन लाइन को मानता है और ये ब्रिटिश रूल के टाइम पे हुआ है, 2 बॉर्डर्स से इंडिया चाइना के बीच में और दोनों लाइंस प्रपोज्ड हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो जॉनसन लाइन है उसने प्रपोज किया था कि जो अक्साई चीन है इट्स अ पार्ट ऑफ लद्दाख ओनली, मतलब अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर। सो नाउ इंडिया कंसिडर्ड अक्साई चीन एज द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और वी कैन से लद्दाख। नाउ देयर इज अनदर लाइन, ठीक है, जो कि जिसका नाम क्या है नाउ मैकडोनल्ड लाइन। ये जो मैकडोनल्ड लाइन है ये इसमें माना ये जाता है कि जो अक्साई चीन है इज़ द पार्ट ऑफ चाइना और ये चाइना के कंट्रोल के अंडर है, ये बोला जाता है। एंड दैट्स वाई जो इंडिया है वो कंसीडर करता है जॉनसन लाइन सही है, जो चाइना है वो कंसीडर करता है मैकडोनल्ड लाइन सही है। एंड दीज लाइन्स आर दी बोन ऑफ कंटेंशन। सो जिस चीज़ की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट आपको देखती हुई नज़र आती हैं कि भी किस तरह से जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे चलती रहती हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ को आपने यहाँ पे याद रखना है, इसको अच्छे वे से समझ के रखना है कि किस तरह से अक्साई चीन का इशू जो है वो बढ़ता जाता है। नाउ देर इज़ एन अनदर पिक, ठीक है, वेयर दे आर शोइंग दी कावेरी, ठीक है जी, जो कावेरी रिवर पे कृष्ण राजा सागर, ठीक है, कृष्ण राजा सागर एक पानी इकट्ठा करके उन्होंने बनाया हुआ है। सो कृष्ण राजा सागर कावेरी के ऊपर है। पहली चीज़ तो यही आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है और ये जो क्वेश्चन है आपका बनता है GS1 से रिलेटेड। सो इस चीज़ को पहले तो याद रखो आप, कृष्ण राजा सागर, ठीक है, कावेरी। और कावेरी के बारे में हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर एंड UPSC की हैबिट रही है वो ये रिवर्स के बीच में से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिवर कावेरी, इट इज़ नोन एज पोनी, ठीक है, तमिल में, और ये गंगा ऑफ साउथ भी बोला जाता है। 4th लार्जेस्ट रिवर है सदर्न इंडिया की। ये सेक्रेड रिवर है ऑफ द सदर्न इंडिया। ये राइज होती है ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द सदर्न साउथ वेस्टर्न कर्नाटका स्टेट, राइट। ये साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में होती हुई कर्नाटका, तमिलनाडु, इस तरह से ये आगे फिर बढ़ती जाती है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज जैसे कि अर्कावती, हेमावती, ठीक है, लक्ष्मणा, शिशमा, काबिनी, हरंगी, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कावेरी के बारे में। अगर आप कावेरी को यहाँ पे देखना चाहते हो मैप पे तो आपको कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन या फिर नज़र आएंगी चीज़ें कि किस तरह से कावेरी रिवर है जो आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे अगर हम देखें दिस इज़ कर्नाटका है ना, तो यहाँ पे कृष्ण राजा सागर ये जो चीज़ है जो हमने बात की थी ये हसन हो गया। नाउ हेयर दिस इज़ नथिंग बट दी मैसूर काबिनी, ये जो रिवर अभी हमने ट्रिब्यूटरी की बात की। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैतूर रिजर्वायर, ठीक है, दिस इज़ ऑन दी कावेरी रिवर, बस इतना याद रखिएगा। एंड लास्टली ये बे ऑफ बंगाल में मतलब डेल्टा बनाती हुई वहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाली साइड पे चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हिंट ऑफ स्टेबिलिटी, एक थोड़ी छोटी सी एक प्रकाश की नज़र नहीं, वो लाइट सी आई है कि जो स्टेबिलिटी है श्रीलंका में आ सकती है। अब यहाँ पे क्या है कि क्योंकि ऑब्वियसली कि कोई भी पार्टी का लीडर वहाँ पे नहीं था या फिर लोग नहीं टिकने दे रहे थे, तो इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में वो क्या होता है कि रनील विक्रमसिंघे अभी हमने ऊपर देखा कि वो इलेक्ट हो जाते हैं, बट वो कहते हैं कि यार ये इलेक्ट होना है एज अ पॉलिटिकल विंडफॉल, ठीक है, पॉलिटिकल विंडफॉल है जो उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट होते हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन जो ये पोजीशन उन्होंने अभी ली है ये क्राउन ऑफ थॉर्न्स है और ये जो फर्स्ट चैलेंज उनके पास यही होएगा कि लोगों तक पहुँचा जाए, एक क्रेडिबिलिटी बनाई जाए, ठीक है, और अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन किया जाए फ्रॉम द फैक्शन ऑफ द रूलिंग SLPP, जो कि महिंदा राजापक्सा जो बंदा था वो बैक करता था, क्योंकि अदरवाइज फिर लोग फिर भड़केंगे। अब जो क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है या फिर सपोज करके चलते कि प्रेसिडेंट अभी ये इलेक्ट हो गए है ना, कल को ये उनके साथ में अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रहते हैं अगर पार्टी के साथ में, पार्टी के लोगों के साथ में, तो ऑब्वियसली अगर दोबारा से इलेक्शन होएगी तो इलेक्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो इलेक्शन अभी तो नहीं करवा सकते ये, है ना। और इलेक्शन का जो टास्क है वो इकोनॉमिक रीबिल्डिंग को और भी ज़्यादा डिले कर देगा। जो IMF से बेल आउट की बात हो रही है उसमें प्रॉब्लम आएगी। सो अगर हम यहाँ पे बात करें अभी इनके पास में कुछ महीने से 2-3 महीने से PM की पोस्ट थी जिसमें वो कुछ खास कोई बहुत तकड़े लेवल का आइडिया नहीं निकाल पाए। और यहाँ पे ये जो कम्बिनेशन ऑफ ऑल है जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन, टैक्स रेवेन्यू, रेमिटेंसेज, करेंसी रिजर्व सिग्नल्स, ये रोड आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक ट्रफ, ठीक है, बहुत मुश्किल होने वाली है इनके लिए, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। जो न्यू दिल्ली है वो एक अच्छे वे से यहाँ पे मीटिंग करने की बात कर रही है, S जयशंकर जी जाएंगे और यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने 3 pronged जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में बात किया है। उन्होंने बोला पहली चीज़ तो हम सिंपैथी विद द पीपल ऑफ द श्रीलंका एंड देयर क्वेस्ट फॉर स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रिकवरी थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, ठीक है। नंबर 1, एक्सटेंडिंग अनप्रेसिडेंटेड
फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्रेडिट लाइंस, एसेंशियल फूड, फ्यूल, मेडिसिन्स, ये जो चीज़ें हैं जो इंडिया है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्वियसली ऑफर कर रहा है, ठीक है, किसको, श्रीलंका को। इसका रीज़न क्या है, वाई सो? देखिए यहाँ पे एक गुडविल बनाने वाली बात हो जाती है। पब्लिक गुडविल तभी बन पाएगी अगर हम श्रीलंका में आज काम करेंगे। चाइना ने कुछ खास वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन, चाइना ने क्या किया था, दैट दे हैव ओनली प्रोवाइडेड ह्यूमैनिटेरियन एड वर्थ $74 मिलियन। एज़ कंपैरिजन टू चाइना हमने काफ़ी कुछ प्रोवाइड किया, जिससे जो हमारी जो गुडविल है वो वहाँ पे बननी स्टार्ट होगी और हमारा जो बाद में जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे होंगे और उससे हमें हेल्प बहुत ज़्यादा मिलती है। सो नाउ दिस इज़ पार्ट ऑफ द GS2, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस का ये आर्टिकल बन जाता है। नंबर सेकंड जो आर्टिकल है आज का, सेविंग मदर्स, ठीक है, ये भी हमारा GS3 का पार्ट बनता है, हेल्थ वाले चीज़ों का पार्ट बनता है, गवर्नेंस का पार्ट बन जाता है GS2 का, किस तरह से हम स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसका मतलब क्या है, ऐसा सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जो मोर्टेलिटी मतलब मदर की डेथ को, मदर जो डेथ होना, लेकिन उसका मतलब ये भी है कि जो वीमेन की एबिलिटी है वो कम है, किस चीज़ को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर, ठीक है, मतलब एक जो हेल्थ केयर होनी चाहिए वो उनको नहीं मिल रही। एक रिसेंट स्टडी पब्लिश की PLOS ग्लोबल पब्लिक हेल्थ ने, जिसमें उन्होंने बोला कि जो प्रोग्रेस है हेल्थ केयर की, जो कि टारगेट करती है वीमेन इन द कंट्री, बट ऑल्सो क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ द कंट्रीज ओन पीरियोडिक एस्टिमेट्स ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो और MMR। मतलब उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि आपका जो डेटा है वो कितना रिलायबल है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जो अच्छे लेवल पे यहाँ पे डेटा उन्होंने निकालते हुए वो नज़र आए। यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने दो तरह का यहाँ पे डेटा उठाया, पहले तो SRS वाला और सेंसर डेटा दोनों को उठाया, और यहाँ पे डेटा उठाने के बाद में उन्होंने देखा कि जो इंडिया के 70% डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जो MMR है वो अबव 70 डेथ है, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। कुछ के सदर्न इंडिया के डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे MMR जो है वो लेस देन 70 है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं असम की, असम में अकेली में जो MMR है वो अबव 200 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे बात की जा रही है विद इन स्टेट इनक्वालिटीज़, मतलब आप किसी और कंट्री से तो क्या ही कंपेयर करोगे, पहले आपकी कंट्री के बीच में जितनी भी स्टेट्स हैं उनके बीच में खुद में क्या यहाँ पे भरी पड़ी इनक्वालिटीज़ भरी पड़ी हैं। सो यहाँ पे ये बहुत ही वो कहते हैं कि एक आयरॉनिक बात है कि भाई जो नेशन है वो सेलिब्रेट कर रहा है 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत बड़े तरीके से, बहुत ग्रैंडली, बट जो MMR है वो बहुत हमें हाई जो सिग्नल्स है वो देखने को मिल रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है कि जो हेल्थ सर्विसेज है, रिस्पॉन्सिव हेल्थ सिस्टम है, वो रिस्पॉन्सिवनेस हेल्थ सिस्टम है उसकी क्या है, इनएडिक्वेसी है, उसकी कमी है। सो एक एडिक्वेट प्रूफ दैट इम्प्रूवमेंट इन एक्सेस टू, ठीक है, यहाँ पे ना एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, जैसे सपोज कर लो आप ना, यहाँ पे आ जाता है क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज में आप नेगेटिव यहाँ पे मतलब एक तरह से उसको आईना दिखा रहे हो विद सम काइंड ऑफ एग्जांपल, विद सम काइंड ऑफ यहाँ पे के डेटा। नाउ आपने क्या लिखना है, ऑल्दो कि देयर इज़ अ एडिक्वेट प्रूफ दैट इम्प्रूवमेंट इन एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, एंटीनेटल केयर हो गया, पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर है, बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं, लेकिन फिर मतलब ये चीज़ें जो हैं वो रिड्यूस कर रही हैं MMR को, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ है इसको और इम्प्रूव करना अभी बाकी है। सो द मैसेज ड्यूरिंग दिस माइलस्टोन एनिवर्सरी ईयर इज़ टू प्राउंड इम्प्रूव्ड ओवरऑल केयर फॉर द वीमेन और कीप रियल ट्रैक फॉर सच क्रूशियल हेल्थ डेटा। ये चीज़ आपने यहाँ पे एक अच्छे वे से याद रखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ भी आज हमारी किस चीज़ में, GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है कि किस तरह से जो इंडिया है उसने वियतनाम के साथ में एक अच्छे रिलेशन बनाए हैं। अब वियतनाम के साथ में अच्छे रिलेशन बनाए हैं, हनोई के साथ में अच्छे रिलेशन बनाए हैं हमने, इसकी आज ही क्यों याद आई? इसकी इस वजह से याद आई क्योंकि इंडिया और वियतनाम है जो मतलब हनोई है, दिल्ली और हनोई, वो 50th एनिवर्सरी अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस की यहाँ पे मना रहे हैं। और ये एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप हमने एक अच्छे वे से किया। हमने स्ट्रेटेजिक हमारा इंटरेस्ट थे, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, हमारे कॉमन विज़न थे। कॉमन विज़न हमारे क्या थे कि ये जो हमारा रीजन है इसमें पीस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे और जो लोग हैं वो अच्छे वे से काम करें। अब यहाँ पे शेयर्ड कंसर्न्स क्या है, वाई इंगेजमेंट है ना, एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी इंगेजमेंट है जो वियतनाम से क्यों ज़्यादा है। पहली चीज़ तो जो इंडिया है वो इसेंशियली ए मैरीटाइम नेशन, ठीक है, एंड दी ओशंस होल्ड द की टू इंडियाज़ फ्यूचर। जो इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड है वो मतलब वो ओशंस, वो सी के ज़रिए होता है, वो पानी के ज़रिए होता है। सो वेरी डिपेंडेंसी ऑन दी सी फॉर इट्स ट्रेड एंड कमर्स, ठीक है, जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सी पे और सी पे, क्योंकि वो ट्रेड और कमर्स यहाँ से करता है। सो जो इंडिया है वो उसने इंटेंसीफाई किया अपने एफर्ट्स टू इंगेज विद द मैरीटाइम नेबर्स इंक्लूडिंग वियतनाम, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ओशन को, सी को ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा तो जो मेरी ट्रेड है वो कम होती यहाँ पे नजर आएगी। यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस है इंडो वियतनाम रिलेशन की वो इनिशिएट होती हैं ड्यूरिंग द 1980s, एक अच्छे लेवल की पहुँच जाती है 1990s में। ये हमारा कुछ
पार्ट था एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। अगर हम यहाँ पे बात करें, जो दो कंट्रीज़ है वो एक अच्छे वे से काम कर रही हैं स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स को लेकर, जैसे कि एनर्जी सिक्योरिटी हो गया, ओपन एंड सिक्योर सी हो गया, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, और पॉलिसी चॉइसेस हो गया विदाउट अनड्यू एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को छोड़ के वो अपनी पॉलिसी खुद बनाने की यहाँ पे बात करते हैं। जो इंडिया और वियतनाम है वो फेस करता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विद एंड शेयर्ड एप्रीहेंशंस अबाउट देयर कॉमन नेबर, जैसे कि चाइना। ठीक है, उसका भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलता रहता है चाइना के साथ में, हमारा भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो चलता है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो वियतनाम है वो एक ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि देखिए ना वो उसकी पोजीशन को इनेबल करता है कि साउथ चाइना सी को वो क्या कर पाए, इनेबल वो होल्ड कर पाए, जो कि एक ट्रू मेडिटेरेनियन है पैसिफिक का। ड्राइविंग फोर्सेस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि चार कौन सी ऐसी मोटिवेशंस है जो कि इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस को और आगे बढ़ाती हैं। नंबर 1 यहाँ पे एस्पिरेशन टू काउंटर असर्टिव चाइना। ठीक है, नंबर 2 यहाँ पे इंडिया की इंक्रीजिंग ट्रेड विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो ये उसमें वियतनाम भी आता है, तो ऑब्वियसली एक अच्छे वे से हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तीसरा यहाँ पे चीज़ जो आती है कि इंडिया की जो डिज़ायर है वो इंटेंसीफाई करे अपनी प्रेजेंस को टू ट्रैक पोटेंशियल डेवलपमेंट इन दी मैरीटाइम डोमेन। और फोर्थली जो इंडियन नेवी है वो अंडरलाइन करती है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरवर्ड मैरीटाइम प्रेजेंस एंड नेवल पार्टनरशिप, जो कि क्रिटिकल है टू डेटर दी पोटेंशियल एडवर्सरीज। ठीक है, तो 4 पॉइंट ऐसे भी हैं जो कि हमें फोर्स करते हैं कि भाई इनके साथ में रिलेशन तो हमारे अच्छे होने ही चाहिए। मोर इंपॉर्टेंटली जो इंडिया है वो देखता है ओपन और स्टेबल मैरीटाइम कॉमन्स बीइंग एसेंशियल टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड प्रोस्पेरिटी, देयरफॉर इट हैज़ एन इंटरेस्ट इन द प्रोटेक्टिंग दी सी लेन्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे बहुत अच्छे वे से याद रखनी है। अगर हम यहाँ पे फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें वो 2007 है, कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें 2016 है। ठीक है, स्कोप एंड स्केल ऑफ इंडिया वियतनाम स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें वो पर्टिकुलरली मैरीटाइम डोमेन में हमें अच्छे वे से रखनी पड़ेगी। ठीक है, और कुछ ऐसी म्यूचुअल कन्वर्जेंस है कोऑपरेशन की जो बायलेटरल भी है और मल्टीलेटरल में है। जैसे एक तो हो गया आयोरा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IORA। अगर आप अच्छे वे से इसको सुन रहे हो तो आपने आयोरा का हेडक्वार्टर यहाँ पे हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी बताओगे, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, इसका भी भाई हेडक्वार्टर बताओगे, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ADMM प्लस और दी एशियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस। ठीक है, तो जितने भी आपको हेडक्वार्टर पता है आपने यहाँ पे बताना है। सो यहाँ पे पोटेंशियल एरियाज है जहाँ पे न्यू दिल्ली और हानोई डीप कर सकती है अपनी कोलैबोरेशन को। मीनिंगफुल एकेडमिक हो गया, कल्चरल कोलैबोरेशन हो गए, शिप बिल्डिंग हो गया, मैरीटाइम कनेक्टिविटी हो गया, ब्लू इकोनॉमी हो गया, रिसर्च कोस्टल इंजीनियरिंग हो गया, एजुकेशन हो गया। ये सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे हम अपने रिलेशंस को और भी मजबूत मतलब और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, जो आज का हमारा आर्टिकल हमने डिस्कस करना है एडिटोरियल, वो है GS3 से रिलेटेड। ये इकोनॉमी का पार्ट है और यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटिंग ऑफ इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे वे से समझाया गया है। देखिए ग्लोबली अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन्फ्लेशन प्राइम कंसर्न बन चुका है। इंडिया में भी बात करें इन्फ्लेशन बहुत हाई लेवल की हो चुकी है, लेकिन कुछ एजेंसीज इंडिया में ऐसी है जो कि इन्फ्लेशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन तो है ही नहीं, और अगर वो ये बोलते हैं कि अगर आप किसी और कंट्री के साथ में कंपेयर करोगे तो हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन है वो कम है। यहाँ पे ये बोला जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो इन्फ्लेशन है इंडिया में वो के USA से कंपैरिजन कर रहे हो, आप कहीं और से कंपैरिजन कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ और तरह की इन्फ्लेशन, हमारी कंट्री में कुछ और लेवल की इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे गवर्नर है जो RBI के, उन्होंने रिपोर्ट किया है सेइंग दैट देयर वाज अ नीड टू रिकॉग्नाइज ग्लोबल फैक्टर्स इन द इन्फ्लेशन। उन्होंने बोला कि ये जो इन्फ्लेशन हो रही है इसमें ग्लोबल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ग्लोबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं आपको पता ही है। ग्लोबल फैक्टर्स लाइक कि भाई रशिया यूक्रेन इन्वेजन हो गया, क्रूड ऑयल के प्राइसेस का इंक्रीज़ होना हो गया, यहाँ पे फूड के प्राइसेस का इंक्रीज़ होना होगा, ये वाली जो चीज़ें वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ यही चीज़ है जो कि इन्फ्लेशन को बढ़ा रही है, नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सिर्फ यूक्रेन वॉर या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनके प्राइस ओवरऑल मार्केट में इंक्रीज़ हो रहे हैं वो नहीं अकेले इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है आपकी कंट्री के अंदर भी बढ़ रही है, जिसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि CPI में बहुत बड़ा शेयर आपके फ्यूल का नहीं है, आपके फ्यूल का, या फिर यहाँ पे एक और जो चीज़ लिखी हुई है एडिबल ऑयल का नहीं है, जिसके प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसके प्राइस ग्लोबली इंक्रीज़ हो रहे हैं। ग्लोबल उसका इम्पैक्ट हम मान सकते हैं, लेकिन आप तो भाई गलत यहाँ पे क्या कर रहे हो, गलत चीज़ों को बता रहे हो। सो यहाँ पे कॉन्ट्रारी टू द बिलीव दैट द राइज इन इन्फ्लेशन इन इंडिया इज ड्यू टू हायर इन इंटरनेशनल प्राइजेस।
हायर इंटरनेशनल प्राइजेस की हम यहाँ पे अकेला नहीं बात कर सकते। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑन दी अदर हैंड फॉर द कमोडिटी ग्रुप जैसे फूड और बेवरेजेस हो गए, ठीक है, ये एग्जैक्टली रिवर्स है। कैसे? यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जो दूसरी चीज़ों की इन्फ्लेशन है वो एज कंपैरिजन टू लास्ट ईयर ऑफ 2000, जो लास्ट ईयर हमारा 2021 था, लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2021, और जो फ्रंट वाले जो हमारे 2022 का मतलब 5 महीने आते हैं फर्स्ट 2022, उसमें लोअर है। लेकिन एज़ कंपैरिजन टू दिस जो फूड और बेवरेजेस है वो बहुत ज़्यादा महंगे हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मोर ओवर जो गवर्नर ऑफ आरबीआई है उन्होंने रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया। मतलब जो इंटरेस्ट रेट आपने इंक्रीज़ की, इंटरेस्ट रेट अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो आपने इन्फ्लेशन फिर कैसे कंट्रोल होगी भाई? आपकी तो इन्फ्लेशन आप बोल रहे हो ग्लोबल चीज़ों की वजह से इंक्रीज़ हो रही है, फ्यूल की वजह से इंक्रीज़ हो रही है, एडिबल ऑयल की वजह से इंक्रीज़ हो रही है। तो ये तो आपकी डिमांड सप्लाई की चेन तो है ही नहीं, ये तो बाहर से आ रही है। बाहर से अगर आ रही है तो आप इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा कर भी दोगे तो लोगों को तो इसमें कोई इन्फ्लेशन कम ही नहीं होएगी, है कि नहीं? इन्फ्लेशन कम होएगी, आप इंटरेस्ट रेट इस वजह से बढ़ा रहे हो सर। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे लोगों के पास में ज़्यादा पैसे की डिमांड है, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं लोग चीज़ों की। एक्सेस डिमांड को सही करने के लिए, जो एक्सेस डिमांड को सही करने के लिए आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हो यहाँ पे। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो मीटिंग हुआ था उसमें भी वहाँ पे जो जोसेफ जी हैं उन्होंने यही बताया। यहाँ पे ये नोबेल प्राइज़ विनर है, बहुत अच्छे वे से इन्होंने बताया। कहते कि अगर आप यहाँ पे ना चीज़ों को बढ़ा रहे हो, इंटरेस्ट रेट आपने इंक्रीज़ कर दी, ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने से भाई आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इकॉनमी को क्या कर रहे हो? मार रहे हो। आप उसको चीज़ों को समझो, सप्लाई साइड को समझो। आप चीज़ों पे उस तरह से ध्यान दो, ना कि आप बस लोगों से पैसे खींचते रहो। तो ये चीज़ यहाँ पे बोलेगी। और ये जो चीज़ है, इस चीज़ को सरकार को भी मानना पड़ेगा कि भाई इन्फ्लेशन हो रही है। अगर नहीं मानोगे तो फिर ठीक ही नहीं हो पाएगा। So the failure to see inflation in India as a reflection of the structural feature of its economy ensures that there is a very little chance that one of the India's urgent problem will be solved। क्योंकि वो देख ही नहीं रहे। प्रॉब्लम तो तब सॉल्व होएगी जब हम प्रॉब्लम को देखेंगे, प्रॉब्लम इससे नहीं सॉल्व होती। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्वेल्टरिंग हीट वेव अक्रॉस यूरोप। देखिए हमने कल भी किया था यूरोप में कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, हीट वेव्स आ चुकी हैं। यूके में हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिला 40 डिग्री सेल्सियस। मोरोवर कुछ पार्ट्स है जैसे कि यूरोप के फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल 42-46 डिग्री वहाँ पे देखने को मिला, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट फायर्स है वो बहुत ज़्यादा लग रही हैं। ये चीज़ जो है वो नॉट ओनली इन दी यूरोप बट इन दी यूएसए ऑल्सो। यूएसए में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। अब इस चीज़ का रीज़न क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है, जब यहाँ पे साइंटिस्ट ने बोला जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से सपोज कर लो ये यूरोप है, यूरोप के ऊपर क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज होने से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो गया। अब टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से यहाँ पे ना एक चीज़ बनती है जिसका नाम है हीट डोम। क्या बन गया? हीट डोम। और हीट डोम के बनने से, यहाँ से ध्यान से समझना, हीट डोम बन गया जी, ठीक है। हीट डोम के बनने से यहाँ पे ये हीट डोम होता क्या है? लो प्रेशर एरिया। ये क्या है? लो प्रेशर एरिया। हीट डोम इज़ नथिंग बट अ लो प्रेशर एरिया। जब ये हीट डोम लो प्रेशर एरिया है तो जो हाई प्रेशर है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्मी रहती है, वो कौन सा एरिया यहाँ पे अगर हम बात करें, हीट डोम हो गया नदरन अफ्रीका। नदरन अफ्रीका से जो हवाएं हैं वो आनी स्टार्ट हो जाती हैं यूरोप में, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमें गर्म चीज़ें, हीट वेव देखने को मिलती है। यूएसए के केस में ये उल्टा है। यूएसए के केस में जो वेस्टर्ली है वो पहले वहाँ पे बहुत अच्छे वे से मूव करती थी, जो कि क्या करती थी, ठंडी हवाएं लेकर आती थी नदरन रीजन से। लेकिन आजकल जो वेस्टर्ली है वो क्या हो चुकी है? वीक हो चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ पे ठंडी हवाएं नहीं, वहाँ पे गरम चीज़ें आने लगी है। और जिस चीज़ की वजह से यहाँ पे जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। देखिए आज जुलाई 21 और आज के दिन 1969 में अपोलो 11 क्रू मेंबर्स के नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ये पहले लोग बने थे जिन्होंने मून पे वॉक किया था, लैंड किया और वॉक किया। आपके आज काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन और बता देना। नेम द साइट ऑन द मून वेयर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन लैंडेड इन जुलाई 1969। दे मेड हिस्ट्री बाय वॉकिंग ऑन द सेलेस्टियल बॉडी ऑल्डर देन अर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम ये चीज़ हुई थी। उस लोकेशन का नाम क्या है आपको पता होना चाहिए, आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। आज तो काफ़ी क्वेश्चन हो गए, कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, साथ साथ में वीडियो देखिए और वीडियो को देखते देखते बताते रहिए। चीतास के बारे में बात करेंगे। देखिए चीतास जो थे हमारी कंट्री में काफ़ी होते थे, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस या फिर बिफोर मतलब उस टाइम के नज़दीक पता नहीं कुछ राजा थे, उनको कोई अंदर से कुछ हुआ, ठीक है। उन कुछ रूलर्स थे, उनको अंदर से कुछ कहते चीते ही मार दो सारे। पता नहीं उनको अंदर से क्या ही ऐसा हो गया कि सारे चीते ही मार दिए। पता नहीं क्या उनके अंदर कोई
कोई चीज़ आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो उनको ही पता है। अब वो तो चलो अब नहीं है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे चीता उसको मार के वो भागे। बहुत चीता होते थे हमारी कंट्री में, लेकिन वो मार के भागे। और हमने फिर उसको क्या करना था, हमने यहाँ पे उसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया, इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ पे एशियाटिक चीता था, लेकिन एशियाटिक चीता तो हमने मांगा था कहीं से, लेकिन वो उन्होंने नहीं भेजा। अभी हम नामीबिया से, अफ्रीका से, नामीबिया से हम चीते को मंगा रहे हैं, और वो जो चीता है अब हम अपनी कंट्री में लेकर आएंगे, और कंट्री में लेके आने के बाद में उसको फिर वहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो चीता है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट और द बिग कैट स्पीशीज़ है, विद एंसेस्टर्स दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक मोर देन 5 मिलियन ईयर्स अगो टू दी मायोसीन एरा। ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है, जो कि रहता है अफ्रीका और एशिया में। एशियाटिक चीता हमारे पास नहीं आएगा, अफ्रीकन चीता इस बार आने की संभावना है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें यहाँ पे हैं, जो कि प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछी जाती हैं। जो IUCN स्टेटस है अफ्रीकन चीते का वो वनरेबल है, एशियाटिक चीते का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, ये भी अपेंडिक्स 1 में है। डिस्ट्रीब्यूशन इसके 6500 to 7000 अफ्रीकन चीताज हैं। ये 40 to 50 फाउंड ओनली इन द ईरान। ये ईरान ने इस वजह से जवाब दे दिया था। ये जो साइज़ है इसका बिगर होता है एज़ कम्पेयर टू एशियाटिक चीता, ठीक है। और एशियाटिक चीता थोड़ा छोटा रहता है किससे, अफ्रीका से, अफ्रीकन चीता से। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, स्टेटस। ये देखो ना, चेंज तो है, थोड़ा फ़र्क तो है। ये अफ्रीकन चीता है, दिस इज अफ्रीकन चीता आप देख रहे हो, ये एशियाटिक चीता है, राइट। तो ये एक चीज़ होगी, आपने इस तरह से इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट है, पुतिन ने कोई फ्रेश वार्निंग दे दी, कहता मैं अटैक कर दूंगा। EU ने बोला गैस यूजेज को कट कर दो भाई, और ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे, विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स ना ऐसे नहीं, आपको ना एक शॉर्ट्स देखना पड़ेगा। शॉर्ट्स बनाया था भाई, और उसमें यूट्यूब शॉर्ट बनाया था, उसमें विंडफॉल टैक्स को बड़े अच्छे वे से समझाया था। मुझे तो ये लगता है कि अच्छे से समझाया था। आप एक बार चेक कर लेना, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं दोबारा से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी जो RBI है वो बोलती है जो रुपी डेप्रीशिएट हो रहा है, इस चीज़ को, इस टॉपिक को अच्छे से समझना अब, कि जो डॉलर है वो अप्रिशिएट हो रहा है और जो रुपीज़ है वो डेप्रीशिएट हो रहा है, उस चीज़ को कैसे रोका जाए। अब RBI ने बोला कि पहले तो ये समझो, मतलब RBI ने क्या बोला, मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले ये समझो जो डॉलर है वो अप्रिशिएट होता क्यों है। डॉलर इंक्रीज़ मतलब अप्रिशिएट क्यों हो रहा है, उसका एक ही एक रीज़न है कि उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही होगी, जो सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो रही होगी। अब अगर उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है और सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है, अगर इस सप्लाई को हम एक ऑप्टिमम लेवल पे ले आए या फिर सप्लाई ज़्यादा कर दे, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो डेप्रीशिएट होएगा। ऑन दी अदर हैंड जो रुपीज़ है वो बढ़ता जा रहा है, वो मतलब घटता जा रहा है, वो डेप्रीशिएट गिरता जा रहा है। उसका रीज़न क्या है, डिमांड डिक्रीज़ है और जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा पड़ी है मार्केट में। उल्टा करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। तो RBI के पास में ना कुछ रिजर्व्स रहते हैं, उस रिजर्व्स में क्या रहता है, डॉलर्स रहते हैं। उन डॉलर्स को टाइम टू टाइम RBI यूज़ कर सकती है, काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकती है, लेकिन वो मार्केट में भी डाल सकती है। अब सपोज़ कर लो सप्लाई कम थी, यहाँ पे RBI ने जो रिजर्व्स उसके पास पड़े थे, मतलब जो उसकी सेविंग्स पड़ी थी, वो मार्केट में डाल दी। जब मार्केट में डाला, जब सप्लाई को उसने ऑप्टिमम लेवल पे लेकर आए, एक सेम लेवल पे, तो क्या हुआ, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों सेम हो गए। तो जो डॉलर है वो जो इंक्रीज़ हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है, वो भी डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर डिमांड उतनी रही, ठीक है, जो इंक्रीज़ थी, सपोज डिमांड थी 10, सप्लाई हमने कर दी 20, तो ऑब्वियसली डॉलर डेप्रिशिएट होगा, रुपीज़ हमारा अप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी। सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और आज के न्यूज़पेपर में इतना ही, ठीक है। कल को मिलते हैं, टिल द टाइम रिवाइज योर नोट्स। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।